Good morning, students. After completion of composition, now we are starting with our textbooks. Hopefully, you will have the books with you, and if you don't have the books, then also I will show you the text on the screen, and then we will be learning the lesson. So as you can see, this is your first lesson, and that is of book Panorama. Why I have selected Panorama book? Because this book is a bit interesting and also easier to study, and until we meet face to face, this class would be useful, and also you will be enjoying the learning. So this is the first lesson, and that is the Tiger King. अगर आपने बुक नहीं भी ली हो तो इस बुक को आप ये कर सकते हैं कि you can just download this book from website, और ये उस बुक को मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वहाँ से भी मोबाइल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. बट बुक हैविंग बुक इन योर हैंड्स विल बी मच ईजियर, और जो मीनिंग्स में बोलता रहूँ वो आप लिखें. So this is our lesson, the first lesson, the Tiger King. लेसन का नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा होगा आपको, टाइगर किंग. So let's start. Now this is your book in front of you. If you can see the lesson, and that is the Tiger King. The name of the writer or author is Kalki, where it's a pen name. ये पेन नेम है. पेन नेम का मतलब होता है कि लेखक के सबके अपने नाम होते हैं, बट इज ओरिजिनल नेम वाज रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्की. तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, बहुत सारे थे वो, और उन्होंने इस लेसन को लिखा है. नाउ यू कैन सी द लेसन, द टाइगर किंग. अब टाइगर किंग लेसन है किसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. कि एक राजा होता है, और ज्योतिष ये बताते हैं कि उसकी मौत एक शेर से होगी, या उसकी मौत का कारण एक शेर होगा. तो कैसे उनका अंत हुआ या कैसे कहानी खत्म हुई, हम इस लेसन को पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा लेसन हम स्टार्ट कर देते हैं. अब मैं शुरू करता हूँ. आप देख पा रहे हैं ये मेरा कर्सर है, यहाँ पर चलता रहेगा और लाइन बाय लाइन में पढ़ता रहूँगा. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिस रियासत के राजा है, जिस स्टेट के राजा है, उनका नाम है, उस स्टेट का नाम है प्रतिबंधपुरम. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज इज़. अब उनके अलग अलग नाम हैं. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. तो यहाँ से आप इसको अंडरलाइन करें. देखिए ये हिज हाईनेस जिम्मेदार जनरल एक नाम है, खिलेदार मेजर, सत व्याघ्र संहारी. सत मीन्स शो, 100, व्याघ्र मीन्स शेर, और संहारी मतलब मर्डर, मारने वाला. महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK. अब आपने देख लिया यहाँ पे कुछ नाम है. सो इजी नेम्स आपके लिए क्या थे इसमें? इजी नेम्स थे, एक तो था ये सत व्याघ्र संहारी, फिर सर जिलानी जंग बहादुर, उसके बाद में महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट. ये कुछ नाम हैं जो आप इसमें इजीली इनको लिख सकते हैं. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू टाइगर किंग. लेकिन इस नाम को अक्सर छोटा करके क्या कहा जाता है? टाइगर किंग. तो ये टाइगर किंग के कुछ नाम थे. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. लेखक यहाँ पे कहता है कि मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी का मतलब सुनियोजित कोई योजना नहीं है कि, सॉरी एक लाइन में मिस कर गया. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, और मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, वाई ही बिकेम टू नोन एज टाइगर किंग, कि क्यों उनका नाम टाइगर किंग बना. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, या मैं ऐसा नहीं जताना चाह रहा हूँ
कि इस को मैं बड़ा करके, नाम को बड़ा दिखा करके आपको एक बड़े ही दुखद तरीके से इसका अंत करूं। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर बम वर्षक विमान होते, कि अगर वो भी मेरे ऊपर बम वर्षा करेगा या मेरे पे बम फेंकेगा, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो मुझे इस कहानी को कहने से नहीं रोक पाएगा। द स्टुका इफ लाइक्स कैन बीट अ हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, लेकिन मेरे कहानी के पथ में अगर लड़ाकू विमान भी आया तो उसको पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट एट द स्टार्ट, ठीक शुरू से, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको उजागर करनी होगी अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स हिम will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो जो कोई भी उनकी ये कहानी पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि इस, देखिए आप एक वर्ड आया इंडोमिटेबल, का मतलब होता है अपराजित करने वाला या अपराज्य, जिसको हराया ना जा सके, कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई हरा नहीं पाता था। अगर इतने सारे टाइटल मिले थे, अगर इतना बड़ा नाम था टाइगर किंग, तो आपको एक बार उसको मिलने की इच्छा ज़रूर होगी। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, क्योंकि अब ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप उनको मिल पाओगे, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जो भरत ने दशरथ के बारे में राम को कहा था, क्या कहा था भाई? राम जी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, तो क्या कहा था भरत ने अंतिम बात? तो वही बात हुई थी, द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी जीवित प्राणियों का जो अंतिम स्थान है, वो अंतिम निवास है, वो वहाँ पर पहुँच गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण आपका रुचि बनेगी कि उनका मृत्यु का कारण क्या बना। इट कैन बी रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इस कहानी के अंत में ही आपको पता चलेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, उनकी मृत्यु का जो सबसे अद्भुत कारण था, तथ्य था, वॉज दैट एज सुन एज वी वॉज बॉर्न, जैसे ही उन टाइगर किंग का जन्म हुआ, अब बात सुनिएगा, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो सारे ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? सारे ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। अब ये तो हंसने की बात हो जाती है, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेगा वो मरेगा तो है ही है, निश्चित रूप से उसको मरना है। तो इसके अंदर क्या भविष्यवाणी हुई? अब ये क्या कह रहे आगे? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर्स ऑफ वॉरियर। अब आगे भविष्यवाणी और कर रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट देयर लिप्स, उनके जो होठ थे, हैड स्वेलोड हार्ड, अब वो चुप हो गए और वो कुछ उनकी जो बोलना था वो बंद हो गया। When compelled to continue, जब उनको बाध्य किया गया कि आप अपनी बात पूरी करो, the astrologers had came out with it, तो ज्योतिषियों ने ये बात बताई। This is a secret which should not be revealed at all, ये वो रहस्य है जो हमको बाहर नहीं उजागर करना है। And yet we are forced to speak out, तो फिर भी हमको ये बोलना ही पड़ेगा। हमको आपने जबरन बुलवा रहे हो, हमको ज़बरदस्ती बुलवा रहे हो, तो ये हमको बोलना पड़ेगा कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसको एक दिन मरना होगा। अभी अगेन वो वही वाली बात हो गई कि भाई किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ हो उनको तो मरना ही है। सो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तो जब ये यहाँ तक बात आ गई कि ज्योतिषी क्या कह रहे हैं, अब ये ऊपर हम देखते हैं लास्ट इस पेज तक कि क्या कहा कि ये लड़का जो होगा ये विजेताओं का विजेता, नायकों का नायक, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। लेकिन फिर एक राज की बात बता रहे हैं, और वो राज की बात क्या है
कि ये राज की बात हम सबको नहीं बता रहे थे, लेकिन आपने हमको जबरन बुलवाया है, तो हम कह रहे हैं कि जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना होगा। तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास ख़त्म कर रहे हैं। अब एक बात सामान्य ये आ जाती है कि जो किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ हो उसको तो एक दिन मरना ही है। तो कल हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेस को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तब तक इसके जो मैंने मीनिंग बताए हैं, आपको भी अगर कोई हार्ड वर्ड्स लगते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मीनिंग मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था हेलो एरिन्स, हमने डिस्कस किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम सब डिस्कस करी। अब हमारा जो ये चैप्टर है ये एंड होने वाला है। हम लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हैं आपके, वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रियोन्स, पहले हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स, फिर हमने पढ़ा हेलो एरिन्स, उनके सारी प्रॉपर्टीज़, उनके प्रिपरेशन मेथड्स ये हमने कंप्लीट किए। कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रियोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्रियोन्स। वी कॉल्ड पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉल्ड फ्रियोन्स। ये आपने सुना होगा। ये जो फ्रियोन्स होते हैं ये एसी में, हमारे फ्रिज में, इनमें इसका यूज़ होता है। और ये ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, डिप्लेटेड कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब प्रिपरेशन मेथड, ये फ्रियोन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे प्रिपरेशन मेथड्स कम आते हैं, इनका नाम आता है कि फ्रियोन्स जो है 11 का सूत्र लिखो, फ्रियोन्स 12 का सूत्र लिखो, फ्रियोन्स 112 का सूत्र लिखो, या आपको ये दे रखा और ये क्या है तो वो मैं आपको समझाऊंगी। अभी हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं कि सीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड HF के से रिएक्शन करता है SbCl की प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में, और क्या बनाते हैं? फ्रियोन्स 11 और HCl। अगर यही इधर देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट्स विथ HF, तो ये आपने उस टाइम पढ़ा था कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर SbCl5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या है? 11। अब 11, 12 ये मैं आपको बाद में सिखाती हूँ। अगला अपना जो पॉइंट होगा वही होगा नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स या नामकरण फ्रियोन्स का। अगर हम फ्रियोन 11 की रिएक्शन वापस किसकी के साथ कराते हैं? HF से, और किसकी प्रेजेंस में? SbCl5 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? फ्रियोन 12। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से हमने फ्रियोन 11 बनाया और फ्रियोन 11 से हमने क्या बनाया? फ्रियोन 12। इसके अलावा हेक्साक्लोरोएथेन C2Cl6, ये देखिए बॉन्डिंग ऐसे, एथेन में सब हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए? Cl। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन। तो हेक्सा क्लोरोएथेन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? HF से। किसकी प्रेजेंस में? SbCl5 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? फ्रियोन 112, ठीक है ना। फ्रियोन 112। अब फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 112 ये कैसे बनते हैं ये हम अभी हम डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स। फ्रियोन्स का नामकरण करने के लिए हमको XYZ का यूज करना पड़ेगा। XYZ, X क्या है, Y क्या है और Z क्या है? X क्या है, Y क्या है और ये Z क्या है?
एक हम टेबल बनाएंगे अभी। उसके अलावा x क्या है, फ्रियोन में जितने भी कार्बन हैं उनकी संख्या से एक कम, यानी C-1। जितने भी फ्रियोन में x को क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि जितने भी कार्बन है उस, जितने भी फ्रियोन्स में कार्बन है उसमें से क्या कर दो, एक कम कर दो, ठीक है, C-1। दूसरा y क्या है, जितने भी हाइड्रोजन है उसमें +1 कर दो, H+1, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं भी है तो फ्रियोन में जितने भी हाइड्रोजन हैं और +1, यानी कि हाइड्रोजन जितने हैं उनको क्या करना है, उसमें एक जोड़ना है, नहीं हो तो भी क्या करना है, एक जोड़ना। तीसरा Z, जितने भी फ्लोरीन, फ्रियोन्स में जितने भी फ्लोरीन हैं उनकी संख्या। अब मैं आपको बताती हूँ XYZ, एक बार और देखिए आप, फ्रियोन्स XYZ, हमको फ्रियोन्स का नामकरण करना है। हम कैसे फ्रियोन्स का सूत्र बना सकें या हम कैसे बता सकें कि ये फ्रियोन्स 112 है या 113 है। तो लिखने का एक तरीका है कि X फ्रियोन XYZ, ये ठीक है। X क्या है, जितने कार्बन है उसमें से एक कम। Y क्या है, जितने हाइड्रोजन है उसमें एक H जोड़ना। और Z क्या है, जितने फ्लोरीन है उनकी संख्या। अब एक मैं चार्ट के अकॉर्डिंग आपको नाम सिखाती हूँ और नाम से आपको सूत्र और सूत्र से आपको नाम बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले अणुसूत्र, ठीक है। अणुसूत्र हैं फॉर एग्जाम्पल CFCl3, ठीक है। यहाँ पे X, Y, Z और लास्ट हो जाएगा फ्रियोन्स का नाम। अगर एग्जाम में आपके ये दे रखा है और इसका नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया X क्या है, जितने कार्बन हैं उसमें से क्या करना है, अपने को एक माइनस करना है। यानी यहाँ पे कार्बन कितना, एक, तो 1 - 1 यानी क्या हो गया, 0। समझ में आ गया। फिर Y, जितने हाइड्रोजन है उसमें प्लस करना, हाइड्रोजन नहीं है तो भी अपने को क्या लिखना है, 1 हो गया। हाइड्रोजन नहीं है तो +1, ठीक है। फिर फ्लोरीन, Z क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं। Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। CFCl3 का आपको नामकरण करना है। X क्या है, मैंने क्या बताया था, X, इस अकॉर्डिंग हम नाम करेंगे XYZ के अकॉर्डिंग। X क्या है, कार्बन -1, Y क्या है, हाइड्रोजन +1 और Z क्या है, नंबर ऑफ F एटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें C कितना, 1 - 1 यानी 0, हाइड्रोजन नहीं है तो +1 और Z क्या है, फ्लोरीन कितना है, 1। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रियोन 11। अब दूसरा और लिखिए आप, CF2Cl2। अब देखिए आप, इसमें भी कार्बन कितना, 1, तो 1 - 1 यानी 0, हाइड्रोजन नहीं है तो 1, फ्लोरीन कितने, 2, ये क्या हो गया, फ्रियोन 12। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब और C2FCl5, C2FCl5। अब देखिए C2 है, कार्बन की संख्या कितनी, 2 और -1 यानी कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन नहीं है तो भी 1 प्लस करना है इसलिए, और फ्लोरीन कितना है, 1। ये हो गया आपके फ्रियोन 111। समझ में आ गया कि आपको अणुसूत्र दे रखा है तो उसका नाम आप इस टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। XYZ के अकॉर्डिंग, X C-1,
YH+1 और Z नंबर ऑफ फ्लोरीन। C2F इसका हो गया 111, C2F2 Cl4। अब देखिए इसका नाम X कितना, कार्बन कितने, 2 2 - 1 यानी 1, हाइड्रोजन नहीं है 1, फ्लोरीन कितने 2, ये आपका हो गया फ्रियोन 112। अब मेरे हिसाब से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा इस टेबल से कि हम किसी भी फ्रियोन्स का नामकरण कैसे कर सकते हैं। मैं ऊपर लिख देती हूँ, क्या पता वीडियो में आए ना आए। अब देखिए आप, अब हैं C2F3Cl3, कार्बन कितने 2 2 - 1 यानी 1, हाइड्रोजन नहीं है तो 1, और हेलोजन कितने, फ्लोरीन कितने 3, तो कितना हो गया फ्रियोन्स 113। तो आप कैसे भी किसी भी फ्रियोन का अगर आपको नामकरण करना है, अणुसूत्र दे रखा है तो आप उसका नाम इजीली कर सकते हैं। C2F2Cl3 यानी फ्रियोन 113। अगर आपको लिखना है C2F4Cl2, इसका नामकरण करना है तो भी आप इजीली कर सकते हैं। कार्बन कितने 2 2 - 1 यानी 1, हाइड्रोजन 1, अब यहाँ फ्लोरीन कितने हो गए 4, तो फ्रियोन्स कितना हो गया 114। तो इस टेबल से आप किसी भी अणुसूत्र यानी फ्रियोन का अगर आपको अणुसूत्र दे रखा है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। अब उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपको फ्रियोन 113 दे रखा है तो भी आपको कर सकते हैं, और अगर आपको ये दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे रखा है फ्रियोन 11 या फ्रियोन 12 या फ्रियोन 113 का आपको अणुसूत्र लिखना है, ये दे रखा है तो आपने इस टेबल से इजीली बना देंगे आप। लेकिन अगर आपको उल्टा दे रखा हो CF, Cl3, CF2, Cl2, ये देखिए आप, ये हम पढ़ चुके हैं, ये 1 1 1 और ये 2, ये फ्रियोन 11 और ये फ्रियोन 12। अब आप देखिए आपको कैसे नामकरण करना है। अगर आपको ये दे रखा है तो आप इजीली बना सकते हैं एक्स वाई जेड से। एक्स आपको जितने कार्बन दे रखे हैं उसमें से क्या कर लो, 1 माइनस कर दो। एक हाइड्रोजन होता ही नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 ही लिखना है, और जितने एफ हो उसको लिख दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा फ्रियोन उतना 11 12 113 जो भी हैं। अगर कार्बन 1 है तो फ्रियोन 11 12 13 होंगे, और अगर कार्बन 2 हैं तो फ्रियोन क्या होंगे 111 112। अगर आपको उल्टा दे रखा है कि फ्रियोन 11 का सूत्र लिखो या फ्रियोन 12 का लिखो, तो आपको क्या करना है, ये देखिए फ्रियोन 11, जैसे अगर एग्जाम में आ जाए उल्टा, ये नहीं देख के दे रखा है कि फ्रियोन 11 है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि कार्बन उसमें एक ही है, एक कार्बन है। कार्बन की कितनी होती 4 बॉन्डिंग, कार्बन की कितनी होती 4 बॉन्डिंग, और एक ही आपको क्या दे रखा, हाइड्रोजन का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, एक ही क्या होता है F फ्रियोन 11, तो 1 हो गया। और कार्बन की चारों बॉन्डिंग पूरी करने के लिए ये देखिए H H H और ये H। अब आपको ध्यान है इसकी जगह क्या आ गया 1 है, तो इस तीनों की बॉन्डिंग को पूरी करने की यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपको क्या लगाना है 3Cl। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये देखिए CfCl3 फ्रियोन्स 11 का। अगर आपको फ्रियोन 12 का लिखना है फॉर्मूला, तो 12 है, इसका मतलब कार्बन कितना 1, फिर हाइड्रोजन नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं हाइड्रोजन का, F2 को आप क्या कर दो 2। अगर कार्बन 1 है तो उसकी वैलेंसी आपको कितनी करनी 4 से कंप्लीट करनी है।
तो CF2 और बचे हुए को आपको क्या लिखना है, Cl2। ये देखिए फ्रियोन्स 11 में मैंने एक कार्बन लिखा और 4 वैलेंसी में एक फ्रियोन लिखा तो 3 Cl कर दिए, बचे हुए Cl जोड़ दिए। इसमें फ्रियोन 12 में मैंने 2 F लिखे क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है F, ठीक है ना, और जो बचे हुए थे उसको मैंने क्या कर दिया Cl2। तो आप इजीली लिख सकते हो। अब फ्रियोन 113 का लिखना, देखो आप अब इजीली लिख सकते हो। एक मतलब कार्बन कितने हो गए, 2, ठीक है, इजीली। एक मतलब कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं, F कितने, 3। अगर कार्बन 2 हैं तो बॉन्डिंग देखिए आप ऐसे होगी, 6 चाहिए अपने को, 6 में से 3 क्या आ गए, फ्लोरीन आ गए, और बचे कितने, 3 बॉन्ड, तो 3 में आप क्या लगा दो, Cl3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रियोन 113। फ्रियोन 114 बनाना है, एक जैसे आया यहाँ पे आपको क्या करना, 2, एक नहीं हो तो 1 C लिखना और एक हो तो 2 C लिखना, ठीक है। ये हो गया C2, इसका कोई मतलब नहीं है, कार्बन जैसे यहाँ पे क्या हो गया, अगर 2 हैं तो हमको वैलेंसी कितनी चाहिए, 6, तो 6 में से 4 F आ गए तो बचे कितने, 2 Cl। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रियोन्स 114। यानी ये दे रखा है तो ये लिख सकते हैं, और अगर ये दे रखा है तो भी हम ये बना सकते हैं। तो ये है आपके फ्रियोन्स का नामकरण। अब जो फ्रियोन्स का यूजेज होता है ये इजीली मेरे को लग रहा है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सूत्र दे रखा है तो आप नाम लिख सकते हैं, नाम दे रखा है तो भी उसका आप फ्रियोन्स का अणुसूत्र बना सकते हैं। ये आपके बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब है फ्रियोन्स के यूजेज, इनको हम सॉल्वेंट के एज ए सॉल्वेंट इसका यूज करते हैं, विलायक के रूप में, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एयर कंडीशन, AC में इनको यूज करते हैं। इसके अलावा जो एरोसोल जो नोदक होते हैं, जो रॉकेट वगैरह होते हैं, इनमें इनका यूज किया जाता है। फिर है फ्रियोन्स का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो फ्रियोन्स होते हैं ये हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। हमारी जो ओजोन लेयर होती हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, हमको बचाती हैं, उसका ये क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। इसीलिए जो विकसित देश हैं उनमें फ्रियोन्स का यूज़ रेफ्रिजरेटर और AC में कम हो गया है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये क्या करते हैं, नवजात क्लोरीन मुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CFCl3, अगर ये ऊपर जाते हैं पर्यावरण में तो क्या बनाते हैं, CFCl2, और ये मुक्त मूलक फ्री रेडिकल Cl बनाते हैं, और ये फ्री रेडिकल वापस क्या करता है, रिएक्शन, ये क्या होता है, जो भी फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और ये वापस क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, और क्या होते हैं, आगे उसी फॉर्म में रहते हैं। और जो हमारी ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट जो रेंज है उसकी प्रेजेंस में जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्या कर रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रियोन्स। बच्चों अब 2 टॉपिक बचे हैं, DDT एंड BSc, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनके फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमने देखी थी कि जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। क्या होती है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो आपको बुक के अंदर एक बार कंटिन्यूस वर्ड भी मिलेगा और एक आपको डिसकंटिन्यूस वर्ड भी आपको बुक के अंदर मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है, कब हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे और कब हम कंटिन्यूस बोलेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक में थोड़ा बाकी रह गया था।
तो जब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है कि हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होती है, तो स्टार्ट होती है हमारे पॉजिटिव चार्ज से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो टर्मिनेट कहाँ पर होती है, तो टर्मिनेट जो होती है वो नेगेटिव चार्ज पर। कहाँ पर टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज। यानी टर्मिनेट का मतलब क्या होती है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और नेगेटिव चार्ज पर जाके वो फील्ड लाइंस क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो आगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंटर करती है, फिर वही फील्ड लाइन साउथ से निकलती है और नॉर्थ के अंदर एंटर करती है। तो ये जो फील्ड लाइंस है वो पूरी एक ही फील्ड लाइन से, यानी नॉर्थ से साउथ में गई, जैसे साउथ में एंटर किया और जैसे साउथ से बाहर निकलेगी और वापस कहाँ पर जाएगी, नॉर्थ के अंदर। तो ये क्या बना, एक तरह का कंटिन्यूअस लूप बना, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप। क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो जब फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर किया, साउथ से वापस निकली और फिर कहाँ पर गई, नॉर्थ में, यानी पूरा एक तरह का क्लोज्ड लूप बनाया। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव से जब लाइन निकलती है, फील्ड लाइंस निकलती है और वो टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव पे जाके, नेगेटिव पे जाके क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो फील्ड लाइंस निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव से ही निकलती है, नेगेटिव से कभी भी फील्ड लाइंस निकलती नहीं, और नेगेटिव में हमेशा फील्ड लाइन क्या करती है, तो हमने देखा था एरो बना के कि नेगेटिव के अंदर जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्या करती है, एंटर करती है, कभी भी नेगेटिव से फील्ड लाइंस निकलती नहीं है। तो जब हमारे पास दो चार्ज होंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमको इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा गया है और इन दोनों के अगर कंपेयर में हमको पूछा गया है कि ये जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है, तो हम कहेंगे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइंस निकल रही है और पास में अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो वो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। पर अगर सपोज यहां पर कोई चार्ज नहीं होता, यहां पर कोई चार्ज नहीं होता और हमने देखा कि ये फील्ड लाइंस निकल रही है पॉजिटिव से, ये एक फील्ड लाइंस निकली और एक ये फील्ड लाइंस, यानी हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होती है, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और वो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमने कितनी निकाली थी, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। कितनी फील्ड लाइंस निकलती है एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, सॉरी -12 नहीं, कितना, 12। ठीक है, तो इतनी फील्ड लाइंस निकलती है। अगर यहाँ पर आसपास कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर आसपास कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे ये जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस कभी ब्रेक नहीं होगी। कंटिन्यूअस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फील्ड लाइंस कभी भी ब्रेक नहीं होगी। हम देखेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे लाइन, तो ऐसा नहीं होगा बीच में से ये लाइन ब्रेक हो गई और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या होती है, जो अगर यहाँ पर कोई चार्ज दूसरा नहीं होगा, जहाँ पर ये अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, पर नेगेटिव चार्ज कहीं होगा ही नहीं, तो वो फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूअस। पर वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस निकली वो नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हो आगे जाके आप पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि ये क्या बनता है, एक तरह का क्लोज्ड लूप बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा दोनों कंडीशन में कैसी होती है, क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है जब कोई दूसरा वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, और जो अगर नहीं होगा प्रेजेंट तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, तो ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। तो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती इसका मतलब वो कौन सा लूप होता है, ओपन लूप होता है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक हमारा बाकी रह गया था, उसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। बाकी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो डायपोल हमने क्या पढ़ा था, तो डायपोल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, डायपोल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी। एक बार हम वापस इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो डायपोल हमने किसको बोला था, तो हमने डेफिनेशन बनाई थी, एनीथिंग इन द नेचर, एनीथिंग्स इन द नेचर which has got two equal
and opposite point charges and charges are charges are attached at fixed distance is called डायपोल। ठीक है, मतलब क्या है कि नेचर में प्रेजेंट वो सब कुछ जिसके पास कितने चार्जेस है, 2 चार्जेस है, और दोनों चार्जेस कैसे हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, और दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है, अपोजिट है। तो उस सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, या हम कह सकते हैं उसको डायपोल। तो नेचर में प्रेजेंट ऐसा सिस्टम जिसके पास 2 चार्जेस हो, और 2 चार्जेस कैसे चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस हो, और दोनों चार्जेस का नेचर हो वो कैसा हो, अपोजिट हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल। क्या बोलेंगे, डायपोल। यानी एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा हमारे चारों ओर नेचर में हमने देखा कि हमको ऐसी कौन कौन सी चीजें मिली जिनका बिहेव कैसा होता है, लाइक ए डायपोल, यानी हमारी ये कंडीशन जो है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हमने हमारे आसपास देखा तो हमको एक मिला NaCl। क्या मिला हमको, NaCl। ठीक है, जिस पर Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एक्सेस चार्ज होते हैं पॉजिटिव, और Cl के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो जैसे कि ये एक Na का एटम है जिसके पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, यानी हम जब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के हिसाब से सारा जो मास होता है बॉडी का वो कहाँ पर लोकेट होता है, सेंटर में। वैसे इस बॉडी का जो टोटल मास है वो मास कहाँ पर लोकेट होगा, इसके सेंटर में। सॉरी, इसका जो चार्ज है वो कहाँ पर लोकेट होगा, इसके सेंटर में। ठीक है, वैसे ये दूसरा कौन सा एटम है, Cl का एटम है, और Cl का भी जो पूरा चार्ज है वो कहां पर होगा, तो वो चार्ज होगा इसके सेंटर में। अब ये दोनों एटम है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NaCl। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पास आए। कब, कितना पास आ सकते हैं, कि जब तक इन दोनों की बाउंड्री आपस में टच नहीं हो जाए तब तक ये दोनों पास में आएंगे, इसके बाद ये दोनों पास में नहीं आएंगे। तो हमने देखा पॉजिटिव यहाँ पर है और नेगेटिव यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कैसा है, फिक्स डिस्टेंस है। क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, यानी अटैच एट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। ठीक है, तो एनीथिंग इन द nature which has got 2 equal and opposite point charges and the charges are attached at fixed distance is called electric dipole, जो कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो गया। तो हमने देखा कि ये जो NaCl है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो NaCl ही डायपोल नहीं है, हमने क्या डेफिनेशन में क्या बोला है, एनीथिंग, यानी कुछ भी जो नेचर में ऐसा प्रेजेंट है जिसके पास 2, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, और दोनों चार्जेस एक फिक्स डिस्टेंस पर अटैच होने चाहिए, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, डायपोल। ठीक है, तो हमारे नेचर में हमने हमारे चारों ओर देखा, और हमारे चारों ओर हमको जो मॉलिक्यूल मिले वो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल मिले। क्या, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल मिले, 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल मिले। एक मॉलिक्यूल हमको वो मिले, ठीक है, कि जिनके सेंटर, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज do not coincide and have distance between them ठीक है, is called polar molecule
पोलर मॉलिक्यूल या हम इसको कह सकते हैं डायपोल। ठीक है, तो एक ऐसे हमको हमारे चारों मॉलिक्यूल मिले, ठीक है, जिनके जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, या हम उसको कह सकते हैं डायपोल। जैसे हमको कौन कौन से मिले, तो हमको एक तो मिला NaCl मिला, ठीक है, हमको एक क्या मिला HCl मिला, हमको एक क्या मिला H2O मिला। ठीक है, तो ये कैसे, तो देखा हमने कि H2O ले लिया हमने, तो O के ऊपर कौन सा होगा माइनस, और H के ऊपर कौन सा होगा प्लस, और इस H पर भी कौन सा होगा प्लस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से हमने देखा H का प्लस और इस H का प्लस, इन दोनों का सेंटर कहाँ पर होगा, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इन दोनों का सेंटर कहाँ पर होगा, तो इन दोनों का सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा हो गया, फिक्स हो गया, तो ये भी क्या एक तरह का डायपोल है। क्या है, एक तरह का डायपोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर मान लो जैसे ये प्लस और ये माइनस, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो उसको हम डायपोल नहीं बोलेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड करे और जिनके बीच में डिस्टेंस नहीं हो, उनको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। क्या बोलते हैं हम, ध्रुवीय अणु। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है कि जिनके सेंटर क्या करते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस नहीं है, अगर डिस्टेंस नहीं है उन दोनों के बीच में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय अणु। क्या बोलते हैं, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, क्लियर। ठीक है, तो अध्रुवीय अणु के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, एंड then only under the effect of electric field, under the effect of external electric field, external electric field। ठीक है, मतलब मैं समझा रहा हूँ, इसको और ज़्यादा लिख नहीं सकते इसके अंदर। तो क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड ईच अदर एंड देन ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स बिहेव लाइक ए डायपोल। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल कि जिनके जो सेंटर्स होते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनका जो बिहेव है, इनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं इनको हिंदी में अध्रुवीय अणु। ठीक है, तो अब ऐसे मॉलिक्यूल के जो बिहेव होता है वो डायपोल नहीं होता, क्योंकि डायपोल में हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए और दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, और वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायपोल। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं होता। पर जैसे ही इन मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कहां पर रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाता है और इनका बिहेव क्या हो जाता है, लाइक ए डायपोल। क्या हो जाता है, इनका बिहेव लाइक ए डायपोल। ठीक है, तो इसके अंदर नॉन पोलर के अंदर हम एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, तो नॉन पोलर के अंदर हम एग्जांपल में ले सकते हैं CO2। क्या ले लिया हमने, CO2 ले लिया। ठीक है, तो CO2 कैसे, तो हमने देखा कि CO2 के अंदर ठीक है, C कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है, O
और O के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो प्लस कहाँ पर है, सेंटर में, बीच में। ठीक है, अब O के पास क्या है, माइनस है और एक दूसरा भी क्या है, माइनस है। तो इन दो माइनस का यानी एक नेगेटिव इधर है और एक नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इन दोनों का मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर सेंटर निकालेंगे तो इन दोनों का सेंटर कहाँ पर आएगा, बीच में। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या आ गया, सेंटर आ गया। तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है कि इन दोनों के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, CO2 एक तरह का डायपोल नहीं है। पर जब इस CO2 को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कि जैसे हमने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, क्या रख दी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने CO2 को रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब क्या होता है कि ये प्लस होगा इधर और इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो जैसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस CO2 को रखा, हमने देखा कि ये प्लस है और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी ये जो प्लस है वो कहां पर शिफ्ट हो गया, थोड़ा इधर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। और ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये जो प्लस है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमने देखा कि ये जो नेगेटिव है वो इधर शिफ्ट हो गया, यानी अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कैसा, फिक्स डिस्टेंस है। तो इनका बिहेव, ये जो CO2 है इसका बिहेव क्या हो गया, लाइक ए डायपोल। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको जो नेचुरली क्या होते हैं, डायपोल होते हैं, उनको हम, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल में आप देखोगे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो नेचुरली क्या होते हैं, डायपोल होते हैं, जिनका बिहेव डायपोल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उनका बिहेव क्या होता है, लाइक ए डायपोल, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। तो मॉलिक्यूल टू टाइप्स के, एक होता है पोलर और दूसरा कौन सा है, नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर को किसको बोलेंगे, जिनके जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, और नॉन पोलर किसको बोलेंगे, जिसके सेंटर क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि NaCl कैसा है, नेचुरली कैसा है, तो NaCl नेचुरली कैसा है, लाइक ए डायपोल, क्योंकि N के पास कौन से चार्ज, प्लस, और Cl के पास नेगेटिव, यानी इसके पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, सेंटर में। ये Cl हो गया, इसका जो होगा वो कहाँ पर होगा, नेगेटिव सेंटर में होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस है, तो इसका बिहेव क्या हो गया, लाइक ए डायपोल। अब हम डायपोल को पढ़ क्यों रहे, ठीक है, ऐसी क्या खासियत है उसके अंदर की जो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो डायपोल इज एबल टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल is able to make इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी डायपोल क्या है, बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसीलिए हम इसको पढ़ते हो, और आपको ओरिजिन पढ़ाया भी होगा डायपोल के बारे में, आपने पढ़ लिया होगा कि एक्सल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इक्वेटोरियल में कितनी होती है, या एनी जनरल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हमने देखा कि जो डायपोल होता है उसकी खासियत क्या होती है, खास बात उसके अंदर क्या होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब हमने देखा कि ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ये डायपोल है, जैसे वो हमने ले लिया प्लस Q और ये माइनस Q, और ये इसके सेंटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा, फिक्स डिस्टेंस है। ये हमारा क्या हो गया, डायपोल। सपोज ये डायपोल है हमारा NaCl का, कौन सा, NaCl का। अब इस डायपोल का, जैसे कि ये डायपोल बेसिकली है क्या, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, ये NaCl का, NaCl है और NaCl का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसका बिहेव कैसा होता है, नेचुरली इसका बिहेव कैसा होता है, लाइक ए डायपोल, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेंटर के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। अब इस NaCl का ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसके पास नेट चार्ज कितना है, तो हमने देखा कि एटम को पकड़ा तो एटम के पास नेट चार्ज कितना होता है, 0। हमने मॉलिक्यूल को पकड़ा तो मॉलिक्यूल के पास भी नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब NaCl के पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, Na को प्लस लिखा है, Cl को माइनस लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि Na का जो एटम है उसके पास प्लस में, यानी एक्सेस जो चार्जेस है वो कौन से, ज्यादा चार्ज कौन से, तो उसके पास प्लस है, और इसके पास कितने हैं, Cl के पास माइनस है। पर जब पूरा मॉलिक्यूल बनता है तो दोनों के पास नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं। तो NaCl का जो मॉलिक्यूल है उसके पास नेट चार्ज कितना है, 0।
ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ये डायपोल है NaCl का, इसके पास एक प्लस का चार्ज भी है और एक माइनस का चार्ज भी है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, तो नेट चार्ज 0 हो गया। तो मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कोई पार्टिकल है कि जिसका नेट चार्ज 0 फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो वो पॉसिबल है कि जिसका नेट चार्ज 0 फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो वो पार्टिकल कौन होगा, तो वो पार्टिकल होगा डायपोल। कौन होगा, उसका आंसर क्या आएगा, डायपोल, क्योंकि डायपोल के पास प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, और नेट चार्ज कितना होता है डायपोल के पास, 0 होता है, फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और आपने पढ़ा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बना है, एक्सल में भी बनाता है, इक्वेटोरियल पर भी बनाता है, और एनी जनरल कंडीशन यानी किसी भी पॉइंट पर हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट बना दे और उस पर हमारा टेस्ट चार्ज रख दे तो वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो डायपोल इज एबल टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके पास नेट चार्ज 0 है फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो आप में से जैसे कि एक कोई बच्चा था, नाम नहीं लूंगा मैं, वो कह रहा था कि सर ये कोई सिस्टम है जिसके पास प्लस 3Q चार्ज है, प्लस 4Q चार्ज है, माइनस 3Q चार्ज है और माइनस का 4Q चार्ज है, तो इसके पास नेट चार्ज 0 है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये बॉडी है, ये एक सिस्टम है, अगर इसका नेट चार्ज 0 है मतलब ये बॉडी कौन सी है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसका मतलब ये बॉडी किसी भी तरह का फील्ड नहीं बनाएगी। तो हमने देखा था ड्यू टू कंडक्शन, कि कंडक्शन वाला जब हमने रूल्स पढ़ा था, जब प्रिंसिपल पढ़ा था कि कंडक्शन वाला क्या होता है, तो जैसे ही इस बॉडी के पास प्लस का 3Q चार्ज है, माइनस का 3Q चार्ज है, प्लस का 4Q और माइनस का 4Q, तो नेट चार्ज इसका कितना हो गया, 0 हो गया। अगर नेट चार्ज इसका 0 है तो इसके पास कोई भी दूसरी न्यूट्रल बॉडी में लाऊंगा तो वो किसी भी तरह का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये बॉडी क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी बॉडी कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और हमारा डायपोल भी कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो यस था उसका कि इज इट पॉसिबल करके मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉसिबल है कि ऐसा कोई पार्टिकल जिसका नेट चार्ज कितना हो, 0 हो, फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो वो ऐसा पार्टिकल या ऐसा कौन है, तो वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है वो, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये एक सिस्टम है, इसका अगर नेट चार्ज 0, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। और यहां बनाने की खासियत क्या है, तो इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, यहां दोनों चार्जेस के बीच में कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है और इन दोनों का एक सेंटर है, इसलिए ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बाकी हमको जो डायपोल के एक्सल लाइन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इक्वेटोरियल पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू। सभी को सुप्रभात। पिछली क्लास जब हुई थी अपन ने वृक्क के बारे में संरचना को देखा था, किडनी की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था, और उस किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने किसकी बात करी थी, वृक्काणु की, यानी वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की बात करी थी। नेफ्रॉन के बारे में क्या लिखा था कि ये एक वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और इसके अंतर्गत अपन ने कुछ टॉपिक्स लिखे थे वृक्क संपुट के अंदर, जिसके अंदर अपन ने मैलपीगिकाएं, समीपस्थ कुंडित नलिका, दूरस्थ कुंडित नलिका, संग्रह नलिका, हैनले लूप, इसकी बात कर रहे थे। और अपन कहाँ पहुँच गए थे, मैलपीगिकाएं के अंदर अपन बात कर रहे थे, और मैलपीगिकाएं के अंदर अपन ने बॉमन संपुट और केसिका गुच्छ, इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और डिस्कशन करते हुए अपन बॉमन संपुट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं अपन केसिका गुच्छ की। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, वृक्काणु की ना, नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना आप, नेफ्रॉन की संरचना की बात कर रहे हैं ना, नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अंदर अपन मैलपीगिकाएं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैलपीगिकाएं। और मैलपीगिकाएं के अंदर अपन ने पहला देख लिया था क्या, बॉमन संपुट या बॉमन कैप्सूल, और दूसरा बात कर रहे हैं अपन केसिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस, केसिका गुच्छ, इसके बारे में देखना अपन। इसके बारे में क्या लिखा अपन, ये वाला केसिका गुच्छ है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है, केसिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस।
तो बॉमन संपुट की गुहा में केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ठीक है, दिख रहा है साफ चित्र में? ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बॉमन संपुट की गुहा में केशिका गुच्छ पाया जाता है। वृक्क धमनी की अभिवाही धमनी लिखा हुआ देखो, ये वाली वृक्क धमनी की अभिवाही धमनी है ना, नाम लिख दिया मैंने, अभिवाही धमनी। ठीक है, वृक्क धमनी की अभिवाही धमनी केशिका गुच्छ में रुधिर लाने का कार्य करती है। ठीक है, दो बातें हो गई। एक तो कहा बॉमन संपुट की गुहा में केशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस पाया जाता है। वृक्क धमनी की अभिवाही धमनी केशिका गुच्छ में रुधिर लाने का कार्य करती है। अपन वृक्क की संरचना पढ़ी थी, कैसे ऐसे पढ़ी थी ना, यूँ वाली, तो ऐसे ऐसे बनाया था अपन ने डायग्राम को। फिर इधर भी ऐसे ही था, इस तरीके से था ना। यूँ था, तो ये वृक्क शिरा थी यहाँ पे, ये वृक्क धमनी थी ना, वृक्क धमनी, ये यहाँ वृक्क शिरा, ये वृक्क, फिर अंदर संरचना थी ऐसे ऐसे, ये वल्लकुट, ये मध्यांश है ना, ये वृक्क की बाहरी परत, ये आपके मूत्र नलिका, मूत्र से मूत्र मार्ग ऐसे था। तो ये वृक्क शिरा थी और यहाँ वृक्क धमनी थी। तो वृक्क धमनी क्या करती थी? वृक्क धमनी इस अभिवाही धमनी के द्वारा केशिका गुच्छ में या ग्लोमेरुलस में रुधिर लाने का कार्य करती है। फिर अपवाही धमनी का रुधिर को बाहर ले जाने का कार्य करती है। क्या करती है? अपवाही धमनी का रुधिर को बाहर ले जाने का काम करती है, और अभिवाही धमनी, इस पे ध्यान देना, अभिवाही लाने का और अपवाही ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है, फिर अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही की अपेक्षा अधिक होता है, क्या कहा मैंने? जो अभिवाही धमनी का है, मतलब जो रुधिर को केशिका गुच्छ में लाती है, यानी ग्लोमेरुलस में जो यूरिया युक्त रुधिर को लेके आती है, अभिवाही का धमनी का मतलब ये वाली जो धमनिका है, ये अपवाही धमनिका की अपेक्षा मोटी होती है। ठीक है, इसका व्यास थोड़ा बड़ा होता है, मोटी रहती है ना, चौड़ी होती है। ठीक है, और अपवाही क्या होती है? थोड़ी पतली होती है ना। कोशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम की बनी होती है।
एंडोथीलियम की बनी हो, एंडोथीलियम उत्तक है ना, एंडोथीलियम उत्तक की बनी होती है। इसमें 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम, 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम के रंध्र पाए जाते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे रंध्र इसके अंदर होते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्रों का जाल होता है छोटे छोटे, ठीक है। आगे मिटाऊं, लिखते रहना साथ साथ में ना। रुधिर कोशिकाओं की एंडोथीलियम व बौमन संपुट की एपिथीलियम मिलकर निस्यंदन का कार्य करती है। क्या कहा, समझ में आया? रुधिर कोशिकाओं की एंडोथीलियम सेल और बौमन संपुट की, इस वाले की एपिथीलियम सेल, ये दोनों मिलकर क्या करती है? निस्यंदन का कार्य। निस्यंदन मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब छानने का काम। निस्यंदन को क्या बोलेंगे? छानने का काम जो होता है, जो यूरिया को सेपरेट किया जाता है, उस यूरिया को सेपरेट करने का कार्य या फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है? एपिथीलियम और एंडोथीलियम मिलके। और एंडोथीलियम किसकी है? उस रुधिर सेल्स की, और एपिथीलियम किसकी है? बौमन कैप्सूल की, ठीक है। फिर ये तो हो गए आपके किसके? दो भाग किसके? मेल पिगिकाए के। कौन सा? एक तो ये बौमन संपुट और ये ग्लोमेरुलस, ये दोनों भाग किसके हो गए आपके? मेल पिगिकाए के। दूसरा भाग पढ़ेंगे अपन ग्रीवा। ये उतार लीजिए पहले। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही की अपेक्षा अधिक होता है। कोशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम की बनी होती है। इसमें 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम के रंध्र पाए जाते हैं। रुधिर कोशिकाओं की एंडोथीलियम और बौमन संपुट की एपिथीलियम मिलकर निस्यंदन का कार्य करती है, ठीक है। साथ में उतारते रहो ताकि नोट्स आपके कंप्लीट होते रहें। अब अपन बात करेंगे ग्रीवा की, जो आपका दूसरा भाग है। किसका? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें नेफ्रॉन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और क्या पढ़ा वो पता ही नहीं। दूसरा भाग है ग्रीवा यानी नेक, ठीक है। यह भाग बौमन संपुट के पीछे संकरी नलिका की तरह होता है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं इसमें। ये वाला ग्रीवा भाग हो गया, है ना। इसकी भित्ति, इसकी जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है? आपके रोमाभी उपकला की। इसकी भित्ति रोमाभी उपकला, जिसे क्या कहते हैं? सिलेटेड एपिथीलियम की बनी होती है। ये आपकी ग्रीवा हो गया, ठीक है। तीसरी बात करेंगे अपन समीपस्थ कुंडली नलिका। किसकी बात कर रहे हैं अपन?
यह भाग ग्रीवा के पीछे मोटी लंबी नलिका के रूप में पाया जाता है। क्या होगा? समीपस्थ कुंडली नलिका क्या हो गया? ये वाली, ये तो क्या आपके ग्रीवा वाला भाग, इसके आगे ये जुड़ रहा है जो घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गए ना। पीछे मोटी लंबी कुंडलित नलिका, यूँ लिखना पाया जाता है। यह घनाकार उपकला से आश्रित रहता है। ठीक है, कौन सा भाग समझ में आ रहा है? ये तो हो गया आपके ग्रीवा वाला भाग, ये हो गया आपके बोमन संबुड वाला भाग, ये जो भाग है आपके, ये आपके क्या हो गया? समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग हो गया ना। इसके किनारों पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। क्या कहा? सूक्ष्मांकुर कहते हैं जिससे मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और सूक्ष्मांकुर के कारण क्या होता है? सूक्ष्मांकुर के कारण इनके अवशोषण का तल बढ़ जाता है। तल बढ़ जाता है। ठीक है, और सूक्ष्मांकुर कारण अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन का तल जो बढ़ जाता है, उस बढ़ने के कारण क्या होता है? इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाएगी तो क्या होगा? इनको काम करने के लिए इनको शक्ति तुरंत मिलती रहेगी और ये बार बार रीअब्जॉर्प्शन का काम करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे ब्लड के साथ जो यूरिया गई है, उस यूरिया के अंदर बहुत सारे हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, वो सारे वापिस अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो अवशोषण का तल बढ़ने से क्या होगा? जो उपयोगी पदार्थ है वो वापिस अवशोषित हो जाएंगे। तो ये आपके क्या हो गया? यहाँ तक समीपस्थ कुंडलित नलिका तक ये भाग खत्म हो गया। आगे जब भी बात करेंगे अपन दूरस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप और संग्रह नलिका, इन तीनों के बारे में अगली क्लास होगी, उसमें डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि हमने आई के बारे में स्टार्ट किया था, सेंस ऑर्गन वाला जो चैप्टर था हमारे, उसमें आई को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में डिस्कस कर ली थी और उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ थी उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इससे आगे जो आपका नेक्स्ट सेंस ऑर्गन दे रखा है वो है ईयर, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन जो आपका नेक्स्ट है वो है ईयर। इसके बारे में आप जानते भी हो ईयर के बारे में कि किस लिए काम आता है, लेकिन पूरा नहीं जानते हो। आज उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे हम कि ये क्या क्या काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इसके पार्ट्स कौन से और वो पार्ट्स किस काम के लिए हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो है ईयर। और जो ईयर होता है मेनली किस लिए काम आता है तो हम जानते हैं इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है? हियरिंग एंड
इक्विलिब्रियम। आप जानते हो कि ये सुनने के काम आता है, जो भी मतलब साउंड वेव्स आ रही है उसको गैदर करना और फिर बाद में वही साउंड वेव हम सुन सकते हैं। मतलब एक लिमिट होती है, उतनी तक की रेंज की साउंड वेव को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वो तो होता है आपका हियरिंग वाला पार्ट। लेकिन ये इक्विलिब्रियम क्या है, तो आपका जो ईयर होता है वो वास्तव में आपकी बॉडी को क्या करता है, बैलेंसिंग भी प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब आपका जो पोस्चर मेंटेन होता है बॉडी का, वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, ईयर करता है। उसके अंदर कुछ ऐसे सेंसरी पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, आपको बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम है वगैरह। जो भी आप बैठते हो तो कैसे बैठे हो, सीधे वगैरह सब कुछ मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका ईयर करता है। यानी ये एक ऐसा ऑर्गन है जो इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करता है। क्योंकि आज तक आपने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि जो ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली अपन जानते भी है, कान क्या आपने हियरिंग के काम आते हैं, बंद कर दिया तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करता है। जैसे आपको कोई जोर से कान के ऊपर मार दे तो आपकी बॉडी क्या होती है, अनबैलेंस हो जाती है, मतलब आप हिल जाते हो। तो उसका रीजन भी होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको इक्विलिब्रियम भी प्रोवाइड करता है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कैसे प्रोवाइड करता है। क्योंकि हियरिंग के बारे में तो हमने सुन रखा है, लेकिन ये बैलेंसिंग कैसे प्रोवाइड करेगा। तो आपका जो सेंस ऑर्गन है ईयर, उसके बारे में देखेंगे हम। तो जो सेंस ऑर्गन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन मैं दो टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड है। जैसे इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, तो इसको क्या कहा जाता है, इस ऑर्गन को कहते हैं एक तो फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, इट इज नोन एज फोनो रिसेप्टर। अभी फोनो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फोनो रिसेप्टर, मतलब सुनने के काम आता है। दूसरी बात, इसको कहते हैं स्टेटो रिसेप्टर, स्टेटो रिसेप्टर। अब ये स्टेटो रिसेप्टर क्या होता है, तो स्टेटो का मतलब होता है बैलेंस प्रोवाइड करना, मतलब आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के लिए जो काम आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेटो रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये दो फंक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है एक तो फोनो रिसेप्टर और दूसरा स्टेटो रिसेप्टर। आपको ध्यान रखना है कि इसको स्टेटो रिसेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, प्रोवाइड बैलेंसिंग टू बॉडी, इसलिए इसको स्टेटो रिसेप्टर कहते हैं। और दूसरा फोनो रिसेप्टर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हियरिंग, मतलब सुनने के भी काम आता है ये ऑर्गन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोनो रिसेप्टर भी कहा जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ईयर को दो नाम दिए गए, मतलब दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं अपन, या फिर दो नाम भी दिए गए उसके। एक तो होता है फोनो रिसेप्टर और दूसरा होता है स्टेटो रिसेप्टर। अब ईयर की बात करें तो जो आपका ईयर होता है उसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। तो ईयर is divided into 3 parts। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये 3 पार्ट्स होते कौन कौन से, तो जैसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। दूसरा जो पार्ट होता है आपका सेकंड पार्ट, वो होता है आपका मिडल ईयर। किस पार्ट को मिडल ईयर कहेंगे वो भी हम देखेंगे। और बाद में लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर वो होता है इनर ईयर। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इनर ईयर। अब जो आपका एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, इनके अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको इन 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। और आपका जो ईयर होता है, जैसे एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो उसके अंदर मेनली 2 चीज़ें होती है, एक होता है पिन्ना और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसको मीटस भी कहते हैं। और मीटस, ये नाम याद रखना, मीटस, इसको मीटस भी कहा जाता है। तो इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे हम, ताकि आपको ये तीनों नाम भी याद रहे और उससे रिलेटेड जो फंक्शन है, मतलब पिन्ना क्या है ये आपको पता नहीं है अभी तक, लेकिन जैसे ही डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिन्ना होता क्या है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मिडिल ईयर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, मिडिल ईयर जो होता है उसके अंदर 3 ऑसिकल्स होती है। ऑसिकल्स यानी बोन, आपने सुना भी होगा कि आपकी जो ईयर होता है उसके अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती है, जो वाइब्रेट होती है और आपके साउंड वेव्स को क्या करती है, एम्पलीफाई करने का काम करती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको नाम भी बता दूं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस बोन जो होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मिडिल ईयर के अंदर।
और इनका फंक्शन क्या होता है। इसके बाद जो आपका इनर ईयर होता है उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ होता है। ये मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इनर ईयर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, मतलब जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बनेगा ही, क्योंकि मेन फंक्शन जो ऑर्गन होता है इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। जैसे इनर ईयर की बात करें तो उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। जो मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ होती है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है वेस्टिब्यूल, दूसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल और तीसरा होता है कोक्लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कोक्लिया, जिसके बारे में आपके क्वेश्चन बनता है। कोक्लिया क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो जो आपके इनर ईयर है उसके अंदर जो वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है मैक्यूला और आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रिस्टी। ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटोरिसेप्टर यानी बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बाकी जो आपका कोक्लिया बचता है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर होता है क्या है। आपको ये पार्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं वापस रिकॉल कर देता हूँ कि जो आपका सेंस ऑर्गन है ईयर, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं, फोनोरिसेप्टर, क्योंकि इसका एक फंक्शन होता है हियरिंग का, इसलिए इसको कहा जाता है फोनोरिसेप्टर। दूसरी बात, इसको स्टेटोरिसेप्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को क्या करता है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है या बैलेंसिंग में हेल्प करता है। इसके जो ईयर होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर और तीसरा होता है इनर ईयर। अब इनके अंदर कौन कौन से पार्ट है, जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल ईयर के बारे में जनरल बता दिया है कि जैसे इसके अंदर होता है एक पिना और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इनका फंक्शन की भी क्या है वो भी देखेंगे। इसके बाद आपका जो मिडिल ईयर है इसके अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती है और इनर ईयर के बारे में भी मैंने थोड़ा हल्का फुल्का आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन ये आगे हम बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये काम क्या करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद जो ईयर है उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे और एक्सटर्नल ईयर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर की बात करें, जैसे मैं डायग्रामेटिकली इसको बना दूं तो आपका ईयर आपने देखा ही होगा बाहर से कैसा दिखता है आपको, कुछ ऐसा बना हुआ रहता है आपका ईयर। सॉरी। इसके बाद इसके अंदर एक रीज बनी हुई रहती है ऐसे। इस रीज वाले पार्ट को कहा जाता है हेलिक्स। इसको कहते हैं हेलिक्स, इसको कहते हैं हेलिक्स। इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसके अंदर इयरिंग्स वगैरह जो पहनी जाती है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ये वाला जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसको कहते हैं ईयर लॉब। इसको कहा जाता है ईयर लॉब। ये हो जाता है आपका ईयर लॉब। इसके बाद इसके अंदर एक कैनाल प्रेजेंट, मतलब ये एक्सटर्नल ईयर के अंदर ही आता है। और ये जो पार्ट है आपका पूरा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिन्ना। इसको क्या कहते हैं, पिन्ना। अब वो फर्स्ट नाम लिखा था वही आपका ये पिन्ना, मतलब जो आपका आउटर कवरिंग है पूरा, जो ईयर जहाँ से स्टार्ट होता है जिसको हम ईयर कहते हैं बाहर से देखने पर, वो जो आपकी आउटर कवरिंग है उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं पिन्ना। तो ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हो गया। इसी के अंदर ये जो आपके रिजेस बनी हुई रहती है यहाँ पे, और जो रिजेस होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको कहते हैं हेलिक्स। और जो आपका सॉफ्ट वाला पार्ट होता है जिसके अंदर आप ईयरिंग्स पहनते हो, जो लड़कियां वगैरह इस्तेमाल करती है ईयरिंग्स पहनने का लिए यूज किया जाता है, उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईयर लॉब। इसके बाद देखे थे इसके अंदर हमने लिखा था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। तो यहाँ पे जैसा आपका ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो इस कॉन शेप वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉन्का। इसको क्या कहते हैं, कॉन्का। इसको कॉन्का कहा जाता है। इसके बाद यहीं से स्टार्ट होती है आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है वो स्लाइटली क्या होती है, ऑब्लिक होती है। स्लाइटली ऑब्लिक होती है। ऑब्लिक का मतलब थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है अंदर की तरफ। ये कुछ ऐसी बनी हुई रहती है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा पोर्शन होता है आपके ईयर के अंदर जब अपन इंटरनली जाते हैं। तो मैं बता दूं आपका कि ये पीना तो ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। इसके बाद ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है यहाँ तक जो कंप्लीट पार्ट है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसको दूसरा क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है मीटस। और इसको क्या कहते हैं, मीटस।
आपको ये नाम या भी याद रखना है, इसको मीटर्स भी कहा जाता है। ये हो गया आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ये हो गया आपका पिन्ना यानी एक्सटर्नल पार्ट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको कि एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका पिन्ना। अब ये पिन्ना जो होता है वो काम क्या करता है अपने अंदर, तो ये क्या करता है साउंड वेव्स को गैदर करने का काम करता है। तो ये जो पिन्ना है आपके वो कार्टिलेजेस ने सपोर्टेड प्रोवाइड किया था, मतलब ताकि ये क्या करे, ये स्टेबल रहे। और दूसरी बात, इसके अंदर कितनी मसल्स होती है, इसके अंदर 3 मसल्स होती है, यानी 3 ऑरिकुलर मसल्स आर प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर कितनी मसल्स होती है, 3 ऑरिकुलर मसल्स होती है। और आपको मैं बता दूं जो ऑरिकुलर मसल्स होती है वो क्या करती है, पिना को रोटेट करवाने का काम करती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये 3 ऑरिकुलर मसल्स होती है ये क्या होती है, वेस्टिजियल होती है। मतलब आपका कान जो है वो साउंड, मतलब जो आपका पिन्ना है, इसको ईयर नहीं कह सकते अपन, लेकिन आपका जो पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर के अंदर वो साउंड वेव की डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता। मतलब जहां पे भी साउंड वेव्स आ रही है अगर आपको उस डायरेक्शन में जा मतलब सुनना है तो आप क्या करते हो, आपकी गर्दन को हिलाते हो, मतलब आप नेक को क्या करोगे, रोटेट करोगे। लेकिन पिन्ना ऑटोमेटिकली रोटेट होता नहीं है। जबकि आपने देखा होगा एनिमल्स के अंदर क्या होता है, उनके अंदर ऑरिकुलर मसल जो होती है वो क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। और जैसे ही साउंड वेव कोई आ रही होती है तो वो क्या करते हैं, पूरी नेक को नहीं हिलाते, वो क्या करते हैं, ओनली उसकी जो पिना है वही रोटेट करती है। आप देख लेना कभी भी कि जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स आ रही है वो ऑटोमेटिकली अपने पिना को क्या कर देते हैं, उस साउंड वेव मतलब इस तरफ से साउंड वेव्स आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, पिना को रोटेट करवा लेंगे। तो उसमें रोटेट करवाने के लिए जो हेल्प करती है मसल्स वो कौन सी होती है, ऑरिकुलर मसल्स होती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये 3 ऑरिकुलर मसल्स जो होती है वो प्रेजेंट तो होती है, लेकिन होती क्या है, वेस्टिजियल होती है। ये क्या होती है, वेस्टिजियल होती है। और पिन्ना जो होता है सपोर्टेड बाय कार्टिलेजेस, जो कार्टिलेजेस जो होती है वो क्या करती है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये साउंड वेव्स को गैदर करने का काम करता है, टू गैदर साउंड वेव्स, टू गैदरिंग साउंड वेव्स। किस काम में हेल्प करता है, ये आपके साउंड वेव्स को गैदर करने का काम करता है। ये हो जाता है आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट यानी पिन्ना। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर वो है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर मीटर्स, जिसको क्या कहा जाता है, मीटर्स कहा जाता है। अब इस पार्ट के बारे में बात करें तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट होता है इसका आगे की तरफ आ गया तो ये एंटीरियर हो गया, और पीछे की तरफ जो पार्ट होगा वो होगा आपका पोस्टीरियर। तो इस पार्ट को हम कहेंगे एंटीरियर, और यहाँ वाला जो पीछे की तरफ जाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पोर्शन इसका। अब इस पार्ट के अंदर हम देखें तो ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, वहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, इसके एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होती है कार्टिलेजेस। क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजेस, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी कार्टिलेजेस, यानी ये एंटीरियर क्या होती है, कार्टिलेजेस होती है, कार्टिलेजेस। इसके बाद यहाँ पे पोस्टीरियर पोर्शन में बोन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और वो बोन कौन सी होती है, वो बोन होती है टेम्पोरल बोन। तो इसको अपन स्ट्रक्चरली बना लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है वो बोन होती है, और बोन कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन। बोन वाला जो चैप्टर आएगा इस बोन का नाम भी आएगा तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। टेम्पोरल बोन जो होती है वो क्या करती है, ईयर के ऑडिटरी कैनाल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, और अदर फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है वो कार्टिलेजेस से भी सपोर्टेड होती है, यानी एंटीरियर साइड जो होता है उसका वो कार्टिलेजेस से सपोर्ट होता है, और जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन है वो टेम्पोरल बोन की वजह से सपोर्टेड होता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो क्या होती है, स्लाइटली ओब्लिक होती है। अब इसके अंदर एंटीरियरली बात करें तो एंटीरियर पोर्शन जो होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी भी मतलब आपकी उंगली वगैरह कान के अंदर डाली हो तो आपने देखा होगा वहाँ से बाल भी बाहर निकलते हैं, यानी हेयर प्रेजेंट होते हैं उसके एंटीरियर पोर्शन के अंदर। तो ये क्या हो जाएंगे, हेयर। अब ये हेयर क्या काम करते थे, ये जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके आउटसाइड एयर की वजह से जो भी मतलब डस्ट पार्टिकल आपके ईयर के अंदर जा रहे हो तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर न जाए और ईयर को डैमेज नहीं करे, उन डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करता है। मतलब एयर को क्या करता है वहाँ पे कंप्लीटली अपन बेसिकली इसको कह सकते हैं एयर को फिल्टर करने का काम करता है, ताकि वो डस्ट पार्टिकल आपके
ईयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है आगे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यूं करके ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। इससे आगे पोस्टीरियर पार्ट में इसके अंदर एक स्पेशल टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल के बारे में ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनता भी है। इन सेल्स को कहते हैं सेरुमिनस सेल्स, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का ही पार्ट होती है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, सेरुमिनस सेल्स। तो ये हो जाती है आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं सेरुमिनस सेल्स। अब ये सेरुमिनस सेल्स करती क्या है, तो सेरुमिनस सेल्स जो होती है वो सेरुमिन सिक्रेट करती है। क्या करती है, सेरुमिन सिक्रेट करती है, मतलब सेरुमिनस सेल्स जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, सेरुमिन। अब ये सेरुमिन होता क्या है, इसको कहते हैं ईयर वैक्स। इसको क्या कहते हैं, ईयर वैक्स। मतलब आपको पता हो कि आप जब कान की सफाई करते हो ईयर की, तब आप अंदर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट डाल के जब बाहर निकालते हो, उसके अंदर से जो वैक्सी सब्सटेंस बाहर निकलता है, जो क्या निकलता है, वैक्सी सब्सटेंस बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सेरुमिन, जिसको ईयर वैक्स भी कहते हैं। और ये सीक्रेट कौन करता है, आपकी सेरुमिनस सेल जो होती है वो उसको क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है सेरुमिनस सेल्स, तो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मीटस का पार्ट होती है। अब ये ध्यान रखना, सेरुमिन जो होता है, जो ईयर वैक्स, वो भी बहुत ज्यादा ही क्या होता है, फायदेमंद होता है। आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात ये क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट पार्टिकल है, उनको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाने से रोकने का काम करता है, ताकि आपका ईयर के अंदर कोई डैमेज ना आए। अब ये कैसे काम करता है, आपने देखा होगा, ये जो ईयर वैक्स होता है, अब कोई डस्ट पार्टिकल अंदर आया, हेयर को भी क्रॉस कर गया, तो ये जो ईयर वैक्स है वो अंदर फिल्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, ईयर वैक्स होगा। अब ये जो ईयर वैक्स होगा ये क्या करेगा, उन पार्टिकल से स्टक हो जाएगा, मतलब चिपक जाएंगे वो पार्टिकल, वहां जाके चिपक जाएंगे सॉरी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी क्या होता है, इससे चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपके ईयर को कोई नुकसान ना हो। यूं करके ये सेरुमिनस सेल जो होती है वो कौन सा मतलब सब्सटेंस सीक्रेट करती है, उसको कहते हैं सेरुमिन, जिसको क्या कहा जाता है, ईयर वैक्स कहा जाता है। इससे जस्ट आगे एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नाम याद रखना है आपको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। अब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको कहा जाता है ईयर ड्रम। इसको क्या कहते हैं, वास्तव में जो काम कर रही है यहाँ पे कौन है, ईयर ड्रम, जो वाइब्रेट होती है साउंड वेव्स की वजह से। तो इसको एक्सटर्नल ईयर का पार्ट भी कह सकते हैं, और आपके जो इनर ईयर आएगा, मतलब मिडिल ईयर आएगा, उसका पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वास्तव में गिना जाएगा आपके एक्सटर्नल ईयर के पार्ट में ही इसको हम काउंट करते हैं। लेकिन ये दोनों का मतलब एक्सटर्नल ईयर का एंडिंग पार्ट होता है और आपके मिडिल ईयर का क्या होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है। कौन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको ईयर ड्रम कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, ये वाइब्रेट होता है। ये क्या करता है, वाइब्रेट होता है। जब साउंड वेव्स आती है तो ये वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के बाद ये जो वाइब्रेशन है उसको आगे, मतलब साउंड वेव्स को आगे पहुंचाने का काम करता है। ये कैसे फंक्शन करेगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल ईयर के अंदर एक तो पिना हो गया, दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। वो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, ताकि आपके क्लियर भी हो जाए। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया इसके अंदर, ताकि नाम मिटाने पड़ेंगे क्योंकि इतना सारा एक ही जगह पे यहाँ पे आ नहीं सकता, इसलिए मैं इसको क्लियर भी करूँगा। इसलिए यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि जो आपका सेकंड पार्ट है वो है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं, मीटस भी कहते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है आपका, इसके अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन से पार्ट होते हैं। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल को, या डस्ट पार्टिकल की एंट्री को रोकने का काम करते हैं। तो रिमूव या फिल्टर एयर, यूं कह सकते हैं अपन, फिल्टर एयर, और स्टॉप डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करता है। इसके बाद इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो है आपका सेरुमिनस सेल। आपको ये ध्यान रखना है, सेरुमिनस सेल्स। अब ये सेरुमिनस सेल्स क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे इसको मार्किंग कर दिया है कि सेरुमिनस सेल जो होती है वो क्या करती है, सेरुमिन सिक्रेट करती है। और सेरुमिन होता क्या, ईयर वैक्स होता है, जो क्या करता है, माइक्रो पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल को स्टक हो जाता है, ताकि वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कोई नुकसान न पहुंचे, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम मीटस भी कहते हैं, सपोर्टेड बाय कार्टिलेजेस एंड टेम्पोरल बोन। पोस्टीरियर में होती है टेम्पोरल बोन, और आपके जो
अपन यूँ कह सकते हैं एंटीरियर पोर्शन में होता है आपके कार्टिलेजेस। इसके बाद ये जो सेरेमोनियस सेल्स होती है इसके बारे में ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं अपन, ईयर ड्रम भी कहते हैं। और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, जब साउंड वेव्स आती है तो ये वाइब्रेट करती है। ये स्ट्रेच कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्ट्रेच कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और ये क्या करती है, ये जब साउंड वेव्स आता है तो ये वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होने की वजह से ये साउंड वेव्स को नेक्स्ट पार्ट में मतलब मिडिल ईयर तक ट्रांसफर करने का काम करती है। इसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। तो यहीं पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ ताकि नेक्स्ट पार्ट जो वो हम आगे डिस्कस कर सके। इतना सारा यहाँ पे एक साथ नहीं बता सकता, तो जो आपके इससे रिलेटेड मतलब जैसे मिडिल ईयर बाकी है आपका और इनर ईयर है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे एग्जाम्पल्स वैसे आपकी बुक के तो फिनिश हो चुके हैं, बट कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको साथ में करवा रही हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 28। ये एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन में क्या है, दो वेक्टर्स गिवन है, a और b गिवन है। आपको फाइंड करना है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। सदिश a का प्रक्षेप्य ज्ञात करना है हमको सदिश b पर। तो सदिश b पर इसका प्रक्षेप्य क्या आएगा, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड इस वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन वेक्टर b विच इज योर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, दिस इज द थिंग। वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है। आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है सदिश a का सदिश b पर। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। वेक्टर a इज इक्वल टू ये, तो प्रोजेक्शन, तो फॉर्मूला जो आपका बनता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a ऑन b। वेक्टर a का b पर प्रक्षेप्य क्या होगा, तो वेक्टर a का b पर। तो जब भी प्रक्षेप्य किया जाता है तो कहाँ पर क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन के लिए जो भी दो वेक्टर्स हैं, फर्स्टली क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट b अपॉन, अब अपॉन में क्या आएगा, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन b। किस पर फाइंड करना है, b पर फाइंड करना है। तो b पर प्रक्षेप्य या प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b तो रहेगा ही, मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। इसी चीज़ को आप समटाइम ऐसा भी लिखते हैं, a डॉट, इस चीज़ को हम b कैप पढ़ते हैं। दिस इज वेक्टर एंड देन दिस इज b कैप। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, इसलिए आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो अगर यहाँ पे पूछा होता प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो b ऑन a, तो अगेन a डॉट b अपॉन किस पर है, b ऑन a। ऑन a होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड में आ जाता। अगर कोई कहे कि नहीं हम तो b डॉट a लिखते हैं और फिर हम जैसे a पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो उस कंडीशन में यहाँ पर b डॉट a, यहाँ a डॉट b दोनों सेम ही चीज़ होती है। इस वजह से आप चाहे तो a डॉट b लिखो या b डॉट b लिखो, तो ये चीज़ कॉमन ही रहती है। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाता है कि किस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। अगर b पर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइड में, a पर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड में आएगा।
ओके, अब इसके बाद a डॉट बी आपको चाहिएगा इसके लिए, तो a डॉट बी इज इक्वल टू, निकाल दो वैल्यू, डायरेक्टली यहाँ कर रही हूँ मैं, i डॉट आई 1 होता है 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, क्या आंसर बना 2 2 4 4 और 6 10, और मैग्नीट्यूड ऑफ b ये भी डायरेक्टली निकल जाएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4 प्लस 2 6 रूट 6, जस्ट पुट द वैल्यूज, तो नाउ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज रूट 6, a डॉट b का वैल्यू है हमारे पास 10, तो प्रोजेक्शन का आंसर आया आपके पास 10 अपॉन रूट 6। आप अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन का ऑप्शन रहता है, रूट 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्या बना 10 रूट 6 अपॉन में आया 6, और सिंप्लीफाई होगा 2 5 ज़ा 10 5 रूट 6 अपॉन 3, तो दिस इज योर आंसर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला अप्लाई करना था और आंसर लेके आना था। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मे भी आपकी बुक में ये क्वेश्चन ना हो बट ये क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल मैंने अलग से बताया, अदरवाइज बुक के क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 29, इसमें जस्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, सॉल्यूशन आपको करना है। क्वेश्चन है, यदि दो सदिश a और b इस प्रकार से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 3, तो a डॉट b का वैल्यू भी गिवन है, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वेक्टर a और वेक्टर b कुछ इस तरीके से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 3, ओके। इसके बाद आता है a डॉट b इज इक्वल टू 4, ये चीज़ भी आपको गिवन है, a डॉट b इज इक्वल टू 4, आपको फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है, या फिर यू हैव टू फाइंड, आपको क्या करना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। ये वैल्यूज गिवन, a है, b का मैग्नीट्यूड है और a डॉट b का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। अगेन जब आपको वैक्टर्स नहीं दे रखे होते और आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, वेक्टर a भी गिवन नहीं है, b भी गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में a भी गिवन नहीं, b भी गिवन नहीं और आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a माइनस b का, तो क्या तरीका, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके आएंगे, हम जानते हैं a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, यानी कि a माइनस b डॉट a माइनस b, ओके। अब इस चीज़ को जैसे हमेशा सॉल्व करते वैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट a से भी होगा और b से भी होगा, तो क्या बनेगा, a डॉट a माइनस a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का b डॉट b, तो क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कहो या फिर a स्क्वायर कह दो, माइनस a डॉट b कहो या b डॉट a कहो, एक ही बात है, तो माइनस a डॉट b मैंने इसकी जगह लिख दिया, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, क्लियर, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस, ये तो हट गया है ऐसे, सिमिलर टर्म थी, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो आंसर बन गया आपका 4 प्लस 9 विच इज 13, और ये सिंस यहाँ पर ये स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट लगेगा विच इज रूट 13, रूट 13 इज योर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पर जो चीज़, सॉरी मेरी मिस्टेक थी यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखिएगा आप, जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पर सिमिलर साइन था ना, तो हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो वो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एडिशनल टर्म क्या रहेगी, माइनस का 2a डॉट बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर से कंटिन्यू करते हैं, 4 + 9 + 2 इंटू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 4 कितना बन जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 8 = 1, 1 + 4 = 5। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, a - b इज इक्वल टू √5। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में यहाँ पर ये जो मिस्टेक मैंने करी वो आपसे भी ना हो जाए। तो ये माइनस वाली टर्म, ये भी माइनस वाली टर्म, दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2a डॉट बी। इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका रहेगा। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल देख लो। एग्जाम्पल नंबर 30, ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ मैं, आपको ये सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। क्वेश्चन इज, दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, दो सदिश a और b के लिए for two vectors a and b, दो वेक्टर्स a और b के लिए ऑलवेज क्या कंडीशन बनती है, a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का साइन नहीं भी लगाते तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि a डॉट b का वैल्यू इज अ स्केलर, कोई ना कोई नंबर ही आता है, वहाँ पर डायरेक्शंस होते भी नहीं है। दैट इज लेस देन इक्वल टू, ऑलवेज ये चीज़ होती है कि a डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है या फिर a डॉट बी का जो भी वैल्यू आता है, दैट इज ऑलवेज या तो वो लेस देन होगा या फिर वो इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के। चाहे आप मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू निकाल दो, b का निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो जो आंसर आएगा दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ a डॉट बी। तो इनका जो मैग्नीट्यूड बनता है, उनका जो प्रोडक्ट आता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है a डॉट बी से, या फिर a डॉट बी का वैल्यू हमेशा ही कम होता है किससे, प्रोडक्ट ऑफ a और b के प्रोडक्ट ऑफ a और b से। a और b का मल्टीप्लिकेशन किया, इधर a डॉट b किया, a डॉट b का वैल्यू हमेशा कम ही आएगा या फिर इक्वल आ सकता है। तो ये जो कंडीशन है, इसका एक नाम भी होता है, काउची-स्क्वार्ट्स कहते हैं इसको, काउची-स्क्वार्ट आइडेंटिटी। काउची-स्क्वार्ट्स आइडेंटिटी या फिर कंडीशन, कुछ भी, इसको हिंदी में भी यही पढ़ते हैं, काउची-स्क्वार्ट सर्वसमीका या फिर समीका, ठीक है, असमीका, और ये वो होती है। तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि आपका a डॉट बी का वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये सॉल्व करना है। इनकेस नहीं कर पाते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करूँगी। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।